हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माई चैनल। इस वीडियो में आज हम क्लास 11th के मैथ्स का सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट्स एक बार फिर आपके लिए लाए हैं। और आज के इस लेक्चर में हम आपको सेट्स के ऑपरेशन, जिसमें हम दो सेट्स के यूनियन, दो सेट्स के इंटरसेक्शन और सेट के डिफरेंस के साथ साथ हम किसी भी सेट्स के कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आप इन सारे फैक्ट्स को समझने के लिए यहाँ पर आपको वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करके ध्यानपूर्वक देखना होगा। और ये सारे फैक्ट्स आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक बिना स्किप करके देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर देना। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ को आप देखते हैं बट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को देखने के साथ साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने आपको सेट्स के सबसेट्स और साथ ही साथ बहुत सारे रियल नंबर के इंटरवल्स के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने इंटरवल्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा होगा। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले यूनिवर्सल सेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को फिक्स कर दिया गया है। इसके सिंबल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए यह सिंबल फिक्स कर दिया गया है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो अगर हम कभी भी सेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जब हमें दो या दो से अधिक सेट्स के बारे में स्टडी करना होता है, तो वहाँ पर हमारे सामने एक ऐसे सेट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एक ऐसे सेट्स को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जो जिन सारे सेट्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे उन सारे सेट्स का वह सुपर सेट होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर स्टडी करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास कुछ सेट इस तरह से हैं, 1 2 3 4 5, मतलब अंडर कंसिडरेशन यहाँ पर दो या दो से अधिक सेट हम लेने जा रहे हैं। एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट हम मान लेते हैं 2 7 8 9 10, और एक तीसरा सेट ले लेते हैं हम यहाँ पर 3 8 6 4 1। ठीक है, तो ये तीन सेट्स यहाँ पर हमारे अंडर कंसिडरेशन, मतलब इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर कुछ न कुछ चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एक ऐसा सेट होना चाहिए जो इन तीनों सेट का सुपर सेट हो। इन तीनों सेट का सुपर सेट हो मतलब वह सेट जो हम यहाँ पर लिखेंगे या जिसे हम एज्यूम करेंगे, उस सेट का यह तीनों सेट प्रॉपर सबसेट या सबसेट होना चाहिए। एक्चुअल में प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पर अंडर कंसिडरेशन इन तीनों सेट के लिए हम एक सेट जो कंसीडर करेंगे, जो इन तीनों सेट का सुपर सेट होगा, वही सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इन तीनों सेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हम ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं? 1 2 3। ठीक है, इस सेट्स को हम इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट एज ए कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यह सेट इसका प्रॉपर सबसेट है, सेट बी भी इस सेट का प्रॉपर सबसेट है, और सेट सी भी इस सेट का प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर यह सेट इन तीनों सेट का सुपर सेट होता है। सुपर सेट अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, आपको मालूम हो चल जाएगा। ठीक है, सुपर सेट जैसे यह सेट, इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है, इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है, इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है, बट इसमें हर हालत में इन तीनों सेट्स के एलिमेंट से कम से कम एक एलिमेंट्स ज़्यादा है। तो इस तरह से यह सेट इन तीनों सेट का सुपर सेट होगा। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट के लिए हमेशा एक सेट इंट्रोड्यूस करेंगे जो कुछ भी हो सकता है, और यह जो सेट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, यह सेट
जो सेट अंडर कंसिडरेशन होगा इन सारे सेट का सुपर सेट होगा, और यही सेट अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स हैं इनके यह यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। तो यहाँ पर यह सेट यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों सेट्स के लिए, कोई इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो यह जो सेट है यह सुपर सेट है ए का, यह सेट सुपर सेट है बी का, और यह सेट सुपर सेट है सी का। इसीलिए यह सेट यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों सेट के लिए, ठीक है। यह यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन है, ठीक है। हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के लिए n, यहाँ पर इस सेट्स को छोड़कर हम नेचुरल नंबर के सेट्स को भी इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जब भी कंसीडर करेंगे, जब भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी सेट्स हमने इंट्रोड्यूस किया है यूनिवर्सल सेट्स के लिए, वह सेट हमेशा जो भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन होंगे जिसे हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इन सारे सेट्स का यूनिवर्सल सेट सुपर सेट होना चाहिए, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है। अभी यूनिवर्सल सेट्स को हम यूज़ करेंगे आपको सेट्स के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। तो यूनिवर्सल सेट्स का आपको यहाँ पर मीनिंग मालूम हो चुका होगा। जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, टी है, ठीक है। अंडर कंसिडरेशन, ये सारे सेट अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। ये सारे सेट अंडर कंसिडरेशन है। नेचुरल नंबर के सेट्स, होल नंबर के सेट्स, इंटीजर्स के सेट्स, रैशनल नंबर के सेट्स और इरेशनल नंबर के सेट्स, ये सारे सेट्स अंडर कंसिडरेशन। मतलब हम यहाँ पर इनके बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एज ए इन सारे सेट्स का यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट्स रियल नंबर को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि जानते हैं रियल नंबर हमेशा इन सारे सेट्स में से ईच का सुपर सेट होता है। सारे नंबर्स जो भी यहाँ पर सेट्स हमने आपको मेंशन किया है, इनके सारे एलिमेंट्स रियल नंबर में मौजूद है। तो इस तरह से देखा जाए तो इन सारे सेट्स के लिए हम यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे वह रियल नंबर का सेट होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है यूनिवर्सल सेट ऑलवेज गिवन सेट्स जो अंडर कंसिडरेशन होंगे इनके सुपर सेट्स होंगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट्स का कॉन्सेप्ट था। तो यूनिवर्सल सेट्स के बाद अब हम आपको वेन डायग्राम के बारे में बता रहे हैं। वेन डायग्राम, एक्चुअली जब सेट्स को हम स्टडी करते हैं और डायग्राम यूज़ करके, तो सेट्स को डायग्राम के हेल्प से जब हम स्टडी करते हैं तो इन डायग्राम्स को जब सेट्स के अंदर यूज़ करते हैं तो इन सारे डायग्राम्स को वेन डायग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम में बेसिकली दो तरह के डायग्राम, रेक्टेंगल और सर्कल, इन दो डायग्राम का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो हमने अभी आपको यूनिवर्सल सेट बताया। तो यूनिवर्सल सेट्स, जितने भी यूनिवर्सल सेट्स हैं उनके लिए जो डायग्राम यूज़ किया जाता है वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है, रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट के लिए सेट्स के अंदर जो डायग्राम ज्योमेट्रिकल शेप यूज़ किया जाता है वो रेक्टेंगल है, और यूनिवर्सल सेट के अंडर कंसिडर होने वाले जितने भी सेट्स हैं उनके लिए जो डायग्राम यूज़ किया जाता है वह सर्कल होता है, ठीक है। फॉर अदर सेट्स इनके लिए हम यूज़ करेंगे सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम के हेल्प से सेट को जब स्टडी करते हैं तो इन सारे डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। जॉन वेन के ऑनर में, जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे, इन्हीं के ऑनर में इस टॉपिक का नाम वेन डायग्राम रखा गया। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं जिसमें यूनिवर्सल सेट 1 2 3 से लेके 10 तक, और इसके अंडर कंसिडरेशन दो सेट हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। एक है 1 2 3 4 5, और सेट बी ले जा रहे हैं 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है
और इस यूनिवर्सल सेट के अंडर कंसिडरेशन यहाँ पर 2 सेट हमने लिया है एग्जाम्पल के लिए। तो इन तीनों सेट्स को हम यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस करके दिखाएंगे, जिसे वेन डायग्राम कहेंगे। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक देखें सिर्फ। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। यह रेक्टेंगल हमने बना लिया। अब इस रेक्टेंगल के एबव लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर पे यूनिवर्सल सेट का जो सिंबल होता है उसे हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों सेट्स को हम इस रेक्टेंगल के इनसाइड ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा क्या इन दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट कॉमन तो है या नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं इन दोनों सेट्स में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 अलग अलग सर्कल सेपरेट करके बनाएंगे। सेपरेट करके इसलिए बनाएंगे कि इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कॉमन होंगे तो आपको दोनों सर्कल को ओवरलैप करके बनाना होगा, जिसे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब इस सर्कल के बाहर इसके एबव सेट जो भी यहाँ पर है, जैसे पहला सेट ए है तो इसके ऊपर हम पहला सेट का नाम लिखेंगे। सेम चीज़ हम दूसरे सर्कल के ऊपर इस सेट का नाम लिखेंगे। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं ये इस सेट के इनसाइड, मतलब इस सर्कल के इनसाइड सेट ए के सारे एलिमेंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपको किसी भी 2 एलिमेंट को, जैसा कि यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कॉमा नहीं यूज़ करना है। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉट यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 के पहले एक डॉट लगा देंगे, 2 के पहले डॉट लगा देंगे, 3 के पहले, 4 के पहले डॉट। तो आप डॉट, आपकी मर्जी है, डॉट यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमा आपको यूज़ नहीं करना है। अब सेट बी के इनसाइड 6, 7, 8, तो 6, 7, 8 या सेट बी के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिया। अब डॉट लगा सकते हैं, हम यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। तो सेट ए, सेट बी के जो भी एलिमेंट्स हमने लिखा है वो ऑलरेडी इस रेक्टेंगल के अंडर आ चुका है। मतलब यूनिवर्सल सेट का बहुत सारा एलिमेंट यहाँ पर लिखा जा चुका है। लेकिन अब चूंकि हमें यूनिवर्सल सेट्स के सारे एलिमेंट्स को भी यहाँ पर मेंशन करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अभी भी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम 2 एलिमेंट जो कि ना तो सेट ए में है, मतलब 8 के बाद 9 और 10 यूनिवर्सल सेट के 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो ना सेट ए में है ना बी में है। तो हम इसे ना तो सर्कल ए के इनसाइड लिखेंगे ना सर्कल बी के इनसाइड लिखेंगे। रेक्टेंगल में हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो यह 9, 10। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन तीनों सेट्स को डायग्राम से एक्सप्रेस कर दिया है। यही डायग्राम यहाँ पर वेन डायग्राम कहलाएगा, वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम जब सेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम डायग्राम यूज़ करते हैं और स्टडी करते हैं, इस केस में हम जिन डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं सेट्स को यूज़ करने के लिए, इसे वेन डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन तीनों सेट्स का यह वेन डायग्राम फॉर्म को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में हम जानेंगे, जिसमें हम वेन डायग्राम यूज़ करेंगे और यूनिवर्सल सेट्स को यूज़ करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ओके, तो आइए अब सेट्स के ऑपरेशन को हम यहाँ पर समझते हैं वेन डायग्राम को समझने के बाद। और ये सेट्स के ऑपरेशन, सेट्स के अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बताया है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कॉन्सेप्ट अभी हम आपको बताएंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, ये नंबर्स के ऑपरेशंस होते थे। तो यहाँ पर सेट्स के भी ऑपरेशंस होते हैं, मतलब 2 सेट्स का क्या एडिशन कर सकते हैं, क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह का कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पर 2 सेट्स के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में सबसे पहला टर्म आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, 2 सेट्स के यूनियन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर इसको डिफाइन कर देंगे। ओके, तो एग्जाम्पल से समझने के लिए हम यहाँ पर 2 सेट एज्यूम कर लेते हैं।
सेट ए 1 2 3 4 5। ठीक है, आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेना, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे और किस तरह से इसके डेफिनेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम इसे एग्जाम्पल से यूनियन ऑफ सेट्स के मीनिंग को समझते हैं। सेट ए 1 2 3 4 5 हमने लिया और सेट बी में हम मान लेते हैं 3 4 5 6 7। ठीक है, यह दो सेट हमने लिया है। अब यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, जिसका एक सिंबल होगा, तो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जिस सिंबल से, वह सिंबल कुछ ऐसा होगा। पहला सेट ए का नाम लिखते हैं, दूसरा सेट बी का नाम लिखते हैं और इन दोनों के बीच के सेपरेशन को हम इस सिंबल से ऐड कर देते हैं, इन सिंबल से इन दोनों को रिलेट कर देते हैं। यहाँ पर यह जो सिंबल है, ठीक है, यह आपको इस तरह से नहीं लिखना है, यह यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, सिर्फ इस तरह से लिखना है, यह सिंबल ऑफ यूनियन, सिंबल ऑफ यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इस सिंबल से एक्सप्रेस किया जाता है, इसे हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। अब यह होता क्या है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए यूनियन बी सबसे पहले यह भी एक सेट होता है, दो सेट का यूनियन भी एक सेट होता है। अब यहाँ पर सेट जो कि ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे। दो सेट के यूनियन में ऑलवेज दोनों ही सेट के सारे एलिमेंट होंगे, मतलब दोनों के एलिमेंट को हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे, क्योंकि ए यूनियन बी में सेट ए के भी एलिमेंट होंगे और सेट बी के भी एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले हम सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसे लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब सेट बी के एलिमेंट को भी लिखना है, और जब हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, हमने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है इसके बारे में। तो यहाँ पे सेट बी के अब सारे एलिमेंट्स को लिखना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 4 5, 3 4 5 सेट बी का एलिमेंट ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो 3 4 5 को हम अब दोबारा नहीं लिखेंगे, मतलब सेट ए और सेट बी के यूनियन में सेट ए के एलिमेंट को लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट को लिखेंगे और इन दोनों में जो भी एलिमेंट कॉमन है उसे मात्र एक बार लिखेंगे। तो 3 4 5 इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है जिसे हम एक बार ही लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखते हैं। तो सेट बी के 3 4 5 को ऑलरेडी लिख दिया है, अब इसमें 6 7। ठीक है, तो आप अगर गौर से देखें तो 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ तक यह सेट ए का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, 3 4 5 6 7 यहाँ से यहाँ तक यह सेट बी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से सेट ए एंड सेट बी के यूनियन में सेट ए के सारे एलिमेंट होंगे और सेट बी के सारे एलिमेंट होंगे, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वह सिर्फ एक बार ही इसके इनसाइड टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है। ओके, तो यह सेट ए एंड बी का यूनियन का मीनिंग हो गया। अब इसे डिफाइन किस तरह से किया जाता है, देयरफॉर कह सकते हैं ए यूनियन बी ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, ए यूनियन बी सेट ए यूनियन बी इज ऑल एलिमेंट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यहाँ पर सेट ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट होंगे वह वेरिएबल x का वैल्यू होगा, वह वेरिएबल या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या और का मतलब या होता है या सेट बी का एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 1 है, जानते हैं यह सेट ए का एलिमेंट है, यह x का वैल्यू b है, मतलब यह x का वैल्यू अगर 6 है तो यह b का एलिमेंट है। ठीक है, और x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू बोथ a एंड b, यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर 3x का एलिमेंट्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है तो यह a का भी एलिमेंट है एंड b का भी एलिमेंट है, इसीलिए हमने यहाँ इसे ऐड कर दिया x बिलोंग्स टू बोथ a एंड b। ठीक है,
तो यह सेट ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेफिनेशन से वैसे भी कुछ लेना देना होता नहीं है मैथमेटिक्स में, बस आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम होना चाहिए और बेसिक इसके जो भी फैक्ट्स होते हैं वह मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ए यूनियन बी का यह कह सकते हैं आप डेफिनेशन है। ए यूनियन बी के डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि आपको हमेशा याद रखना है कि ए यूनियन बी में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिक्स कर देते हैं और जो दो एलिमेंट्स के सेट्स में कॉमन एलिमेंट होते हैं उसे सिर्फ ओनली वंस इसके इनसाइड लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं ए 1 2 3 4 और बी मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर सेट ए सेट बी हमने लिया है। आप देख सकते हैं सेट ए प्रॉपर सबसेट है बी का। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है। इसमें दो एलिमेंट 5 और 6 सेट ए से ज़्यादा एलिमेंट है, तो इस तरह से सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पे ए यूनियन बी हम निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम जानते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी हमने निकाला और यह हमारे सामने आंसर है जो कि एग्जैक्टली सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर प्रॉपर्टी क्या हुआ कि अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का तो देन ए यूनियन बी बी होगा। अगर सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए यूनियन बी सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, फाई यूनियन ए। फाई जानते हैं एम्प्टी सेट होता है, इसका किसी भी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो खुद वही सेट होगा। ठीक है, फाई में कुछ एलिमेंट होता ही नहीं है, तो हम जानते हैं इन दोनों का एलिमेंट का मिक्सचर ए ही होगा, इसलिए फाई यूनियन ए होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस बार अगर हम बदल दें ए 1 2 3 4 5 और बी ले लेते हैं 3 4 5 6 7, तो ए यूनियन बी, सेट ए सेट बी, यहाँ पर ए और बी में से कोई भी दो किसी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यह होगा। और अगर हम बी यूनियन ए निकालेंगे तो यह 3 4 5 6 7 1 2 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेट ए यूनियन बी और सेट बी यूनियन ए दोनों के दोनों सेम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये दोनों सेट इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स ए यूनियन बी के इनसाइड है वो सारे एलिमेंट्स ही बी यूनियन ए के इनसाइड हैं, एग्जैक्टली हूबहू सेम एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी हम कह सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फिर से, तो यह इस एग्जांपल में ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए सेम है, और यह ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए एक जनरल प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो सेट्स का यूनियन कम्यूटेटिव होता है, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए दोनों ही आपस में ऑलवेज इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहा जाता है। ठीक है, फिर ए यूनियन ए होगा, ए यूनियन ए होगा, ये आपको याद रखना है। यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट होगा, कोई भी यूनिवर्सल सेट है और इसके अंडर कंसिडरेशन सेट ए है
तो इन दोनों का यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। इसे भी याद रखना है, क्योंकि हम जानते हैं इसका सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंडर होगा, और दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हम इन दोनों के एलिमेंट्स को मिक्स करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को हमें लिखना ही होगा। और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को अगर हम लिख चुके हैं तो उसमें सारा ए का एलिमेंट भी आएगा ही आएगा। इसलिए यूनिवर्सल सेट और सेट ए जो कि इस यूनिवर्सल सेट के अंडर आता है, इन दोनों का यूनियन ऑलवेज यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के यूनियन वेन डायग्राम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो फिर से यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं इन वेन डायग्राम फॉर्म। इन वेन डायग्राम फॉर्म, वेन डायग्राम के फॉर्म में दो सेट्स के यूनियन किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे ये आप यहाँ पर समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। ठीक है। सेट ए ले लेते हैं 1 2 3, बी ले लेते हैं 2 3 4 5, और सी ले लेते हैं 4 6। ठीक है। 3 सेट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। फिर हम इसे ए यूनियन बी का यहाँ पर वेन डायग्राम के फॉर्म में जो भी आंसर होगा उसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यह होगा। इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिख देते हैं, उसके बाद सेट ए और सेट बी। तो सेट ए और सेट बी के लिए दो सर्कल बनाने से पहले, यहाँ पे ड्रॉ करने से पहले हमें देख लेना है कि क्या इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हैं या नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि 2 और 3 सेट ए में भी है और 2 और 3 सेट बी में है। तो इस तरह से यहाँ दोनों ही सेट के डायग्राम जो कि सर्कल होंगे ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है। तो ये ओवरलैप करता हुआ हमने दोनों सेट्स ए और बी के लिए सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों के यहाँ पर जो ओवरलैपिंग पोर्शन है, यह जो पोर्शन है ये दोनों का ओवरलैपिंग पोर्शन है। इसके इनसाइड हम इन दोनों में जो भी एलिमेंट कॉमन है इसे लिखते हैं। तो 2 और 3 को हम इसके इनसाइड लिखते हैं। ये 2, यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3 को हमने यहाँ पर ओवरलैपिंग पोर्शन के अंदर लिख दिया है। ठीक है। अब ए के बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 1, और बी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 2 3 के बाद 4 5 इसे लिख देते हैं। उसके बाद चूँकि हम जानते हैं ए यूनियन बी में ए का भी एलिमेंट होता है और बी का भी एलिमेंट होता है, तो ये तो हम लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इसे लिखना ज़रूरी नहीं था। अब हम सेट ए और सेट बी के सर्कल के इनसाइड जितने भी स्पेस है सारे स्पेस को हम यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। सेटिंग इस तरह से करेंगे। आपको याद रखना है कि जब भी आप सेटिंग करेंगे तो ये सेटिंग आपका सर्कल ए या सर्कल बी इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम इस तरह से इसको सेटिंग करेंगे। ठीक है। आप एलिमेंट लिखें या नहीं लिखें, चूँकि यहाँ पर दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट कॉमन है, इसलिए यहाँ पर दो सर्कल सेट ए और सेट बी का ओवरलैप्ड सर्कल बनाएंगे, और दोनों ही सर्कल को हम इस तरह से सेटिंग कर देंगे। इसे सेटिंग करना कहते हैं। ठीक है। सेटेड पोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन बी सेटेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, इस डायग्राम में जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है वही ए यूनियन बी के डायग्राम के वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पर सेट ए और सेट सी इन दोनों के यूनियन का वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट ए और सेट सी, सेट ए और सेट सी इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो फिलहाल हम ए यूनियन सी इसे फाइंड कर लेते हैं। 1 2 3 4 6। अब चूँकि यहाँ पर इन दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस कारण से
इस बार दो सेट्स ए और सी के लिए जो हम सर्कल बनाएंगे वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होगा, मतलब इस बार दोनों सर्कल एक दूसरे से सेपरेट होंगे। यह सेट ए सेट सी, सेट ए के और सेट सी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स सेट ए और सेट सी के ए यूनियन सी के इनसाइड होते हैं। तो इस बार यहाँ पर ए यूनियन सी निकालने के लिए फिर से हम सेट ए के इनसाइड के सारे पोर्शन और सेट सी के इनसाइड के सारे पोर्शन को यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। तो फिर से यहाँ पे ए यूनियन सी शेडेड रीजन, यह जो शेडेड रीजन जो सेपरेटली दिख रहा है यह यहाँ पर सेट ए और सेट सी के यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यह यूनियन ऑफ सेट्स के कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब एक दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आता है, इसको हम बताते हैं, फिर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको बताएंगे। याद रखना है यूनियन का मतलब हो गया दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स को मिक्स कर देना है। दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स के मीनिंग को समझ लेते हैं। इसके लिए फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और B 3 4 5 9 10 11। ठीक है, हमने यहाँ पर दो सेट्स लिया है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, सबसे पहले इसका एक सिंबल होगा। तो सिंबल क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, इन दोनों सेट को हम लिखेंगे साइड बाय साइड और बीच में यह सिंबल यूज़ करेंगे इस तरह का। यह सिंबल इंटरसेक्शन का सिंबल है, इस तरह से यूनियन का जस्ट रिवर्स। यह यूनियन का नहीं बल्कि इंटरसेक्शन का सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इस तरह के सिंबल को हम दो सेट के इंटरसेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, इस सिंबल को हम यूज़ करेंगे दो सेट्स के जो नेम्स हैं उसके बीच, और इसे पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। दो सेट के इंटरसेक्शन भी सेट होते हैं, सेट होते हैं तो इसके इनसाइड कुछ एलिमेंट होंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स दोनों ही सेट में कॉमन होंगे, सिर्फ वही दो सेट के इंटरसेक्शन में एलिमेंट होंगे। इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन है, जैसे आप देख सकते हैं 3 4 5, 3 4 5, यह तीन एलिमेंट इन दोनों सेट्स में ऐसे हैं जो इन दोनों में कॉमन है। तो दो सेट्स के इंटरसेक्शन में ऑलवेज हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में 3 4 5, यह तीन एलिमेंट होंगे। ठीक है, मतलब सेट्स ए और सेट बी के इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट होंगे यह इन दोनों के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर कह सकते हैं, इसके डेफिनेशन को अगर हम लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट ए इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी ओनली। ठीक है, सेट A इंटरसेक्शन B इज ऑल एलिमेंट ऑफ X वेयर X बिलोंग्स टू बोथ सेट A एंड सेट B ओनली। ओनली हमने लगाया, मतलब जो वही एलिमेंट हम सिर्फ लिख सकते हैं जो दोनों ही सेट में होंगे, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब दो सेट के इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहला है कि इफ, अगर हम मान लेते हैं ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, तो देन ए इंटरसेक्शन बी ए होगा।
अगर सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है तो सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन ए सेट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए में 1 2 3 4 लेते हैं, सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, बट बी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ऐसे जो सेट ए में नहीं हैं। तो यहाँ पे सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 1 2 3 4 जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इसमें भी हैं, 1 2 3 4, और इस तरह से यह सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। तो यह प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। ठीक है, इसको जनरल प्रूफ को भी हम आपको एज ए क्वेश्चन बताएंगे आगे चलकर। ठीक है, दूसरा, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होंगे तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। तो देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, सेट ए और सेट बी में अगर कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे तो इस केस में इन दोनों सेट्स को आपस में डिसजॉइंट सेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ए 1 2 3 और बी ले लेते हैं 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यह एम्प्टी सेट्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट या 5। तो यहाँ पर यह दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं। तो देयरफॉर सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स के डेफिनेशन को आपको याद रखना है। तो दो डिसजॉइंट सेट्स के जो और भी एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे क्यू रैशनल नंबर्स और टी इरेशनल नंबर्स। आप जानते हैं रैशनल नंबर के सेट्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इरेशनल नंबर के सेट्स को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही एकदम से डिफरेंट टाइप्स के नंबर हैं और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्यू इंटरसेक्शन टी 5 होता है। तो इस तरह से ये एग्जांपल हैं डिसजॉइंट सेट्स के। ये दोनों ही सेट्स डिसजॉइंट सेट्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, उसी तरह से z प्लस इंटरसेक्शन z माइनस, यह पॉजिटिव इंटीजर्स z प्लस को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव इंटीजर्स को एक्सप्रेस करते हैं z माइनस से। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा और यह दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स के पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में डिसजॉइंट सेट्स के बहुत ही काम के यूज़ आपको मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए 5 होगा, सॉरी 5 नहीं ए होगा, ए इंटरसेक्शन ए 5 होगा। दो सेट्स अगर दोनों सेम सेट्स हैं तो इनके इंटरसेक्शन भी वही सेट होंगे। 5 इंटरसेक्शन ए 5 होगा, जो कि इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट जो कि इसके अंडर आता है, इसका इंटरसेक्शन अंडर कंसिडर्ड यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन उसके अंडर आने वाले किसी सेट के साथ वही सेट होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, यह भी याद रखना है कि सेट्स का इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए कम्यूटेटिव।
सेट्स का इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। यह प्रॉपर्टी हो गया। इसके अलावे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यह ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होता है। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन, फिर इसके इंटरसेक्शन को अगर हम सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए का इंटरसेक्शन एंड बी एंड सी का इंटरसेक्शन सेम होगा। मतलब ए एंड बी का इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम इसके साथ सी का इंटरसेक्शन निकालें, या ए का इंटरसेक्शन निकाल मतलब दिया गया है और इसका इंटरसेक्शन हम बी एंड सी के इंटरसेक्शन के साथ निकालें तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये आपको बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, याद रखना है, ठीक है। इसे एज ए क्वेश्चन हम आगे आपको इसके जनरल प्रूफ के तौर पे आपको बताएंगे, अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरसेक्शंस के प्रॉपर्टीज़ थे। अब सेट्स के इंटरसेक्शंस को वेन डायग्राम के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के फॉर्म में जब सेट्स को एक्सप्रेस करेंगे तो इसे हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। सेट ए एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, बी ले लेते हैं 3 4 5 6, और सी ले लेते हैं 8 9 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ कॉमन है तो उसको लिखना है 3 4 5। बट इसी समय अगर हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो इसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी 5, मतलब ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल के इनसाइड सेट ए और सेट बी में अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है, मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 नहीं है तो यह दो सर्कल हम बनाएंगे और दोनों ही सर्कल एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। जब दो सेट के इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे तो इस केस में हम दो सेट्स के लिए जो दो सर्कल ड्रॉ करेंगे यह दोनों ही सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। और इन दोनों का जो कॉमन ओवरलैपिंग पोर्शन है जिसमें हम जानते हैं 3 4 5, यह जो पोर्शन है, यह पोर्शन सेट ए के एलिमेंट्स को, मतलब सेट ए के पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है और यह पोर्शन सेट बी के पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और इस कॉमन पार्ट में जिस एलिमेंट को हम यहाँ पर रख सकते हैं यह ए इंटरसेक्शन बी के अंडर जो एलिमेंट्स हैं इसे रख सकते हैं, मतलब 3 4 5। अब चूँकि यहाँ पर हमें वेन डायग्राम के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है तो यह एलिमेंट हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालना होगा, तब उस केस में हम इसके इनसाइड एलिमेंट्स लिखते हैं। बट यहाँ पर वेन डायग्राम के फॉर्म में हम इन दोनों के जो कॉमन पोर्शन है इसे शेडिंग कर देते हैं इस तरह से। और शेडिंग के दौरान आपका शेडिंग इस कॉमन पोर्शन से ज़रा सा भी इसके बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली इसको शेडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का यह शेडेड रीजन वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसी समय अगर हम ए और सी, चूँकि यहाँ पे ए और सी, ए एंड सी डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यह दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं।
तो यहाँ पर ए और सी के लिए जो दो सर्कल बनाएंगे यह सेपरेट सर्कल होंगे, और यहाँ पर चूँकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर किसी भी तरह का सेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे नीचे लिखना है ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5, और किसी भी तरह का सेटिंग को हम यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों केसेस का यहाँ पर वेन डायग्राम फॉर्म आपके सामने है। अगर सेट में कुछ कॉमन होंगे तो यहाँ पर हमें शेडेड रीजन दिखाई देगा, और सेट्स मतलब दो सेट्स अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो किसी भी तरह का सेटिंग या शेडेड रीजन हमें विजिबल नहीं होगा। ओके, अब दो सेट्स के डिफरेंस किस तरह से फाइंड करते हैं इसे बताते हैं आपको। दो सेट के डिफरेंस, उससे पहले अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि अगर n इंटरसेक्शन W में इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर n होगा, चूँकि यहाँ पे n प्रॉपर सबसेट है होल नंबर का। तो यहाँ पे n इंटरसेक्शन होल नंबर n जो कि 1 2 3 यह होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको दो सेट का डिफरेंस बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो हम आगे करेंगे ही आगे के लेक्चर में, सबसे पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं सेट ए 1 2 3 4 5, एकदम सिंपल एग्जांपल हमने आपके लिए लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेट ए हमने लिया है और बी। ठीक है, सेट ए सेट बी हमने यहाँ पर दो नॉन एम्प्टी सेट लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर मायने रखता है, मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में सबसे पहले ए का जिक्र किया जाता है और बाद में बी का जिक्र किया गया है, इसलिए ऑर्डर मायने रखता है। तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इन ऑर्डर इसलिए हमने लिखा है, इसे एक्सप्रेस किया जाता है ए माइनस बी से। जिस सेट का जिक्र पहले किया गया है उसके नाम को हम पहले लिखेंगे और बाद वाले सेट के नाम को हम बाद में लिखेंगे, और यह डिफरेंस के लिए माइनस यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यह भी एक सेट होता है, यह भी एक सेट होता है। ठीक है, अब यह सेट होगा क्या, ए माइनस बी। सेट ए एंड सेट बी का डिफरेंस मतलब ए माइनस बी। इसके इनसाइड ए माइनस बी में जो भी एलिमेंट होगा वह सेट ए का होगा। ए माइनस बी में जो भी एलिमेंट होगा वह सेट ए का होगा और वह एलिमेंट सेट बी का नहीं होगा। मतलब ए के सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को लिखेंगे जो प्योरली ए में होंगे, वह किसी भी तरह के एलिमेंट जो कि सेट ए के हैं लेकिन बी में भी है उसे नहीं लिखना है। तो सेट ए माइनस सेट बी इसे हम लिख देते हैं प्योरली एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेट ए माइनस बी में सेट ए का उन एलिमेंट को सबसे पहले हमें देख लेना है जो बी में नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, जिसमें 3 4 5 सेट ए के एलिमेंट हैं, बट यह ए के एलिमेंट के होने के साथ साथ यहाँ पर बी के भी एलिमेंट हैं। तो सेट ए माइनस बी में प्योरली सेट ए के एलिमेंट होंगे, मतलब एक प्योरली का मतलब हो गया सेट ए के ऐसे एलिमेंट जो प्योर विशुद्ध रूप से सेट ए के एलिमेंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट हैं। 1 और 2 एग्जैक्टली सेट ए के एलिमेंट है और यह किसी भी सेट्स के एलिमेंट मतलब सेट बी के एलिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सेट ए माइनस सेट बी में हम सेट ए के उन एलिमेंट को लिखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए में लाई करते हैं, या कह सकते हैं सेट ए में से सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट है उसे हम बाहर कर देते हैं और बचे हुए एलिमेंट को लिखेंगे। तो सेट ए में से सेट बी के जो भी एलिमेंट कॉमन है 3 4 5 इसे अगर बाहर कर दें तो इसके पास 1 और 2। ठीक है, यह होगा। तो ए माइनस बी
में 1 और 2, यह सेट ए एंड सेट बी का डिफरेंस हो गया। इसी तरह से अगर हम बी माइनस ए, सेट बी एंड सेट ए का डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा वह सेट बी का होगा और सेट बी का प्योर एलिमेंट होगा, मतलब सेट बी का वह एलिमेंट होगा जो सेट ए में नहीं होना चाहिए। तो सेट बी माइनस सेट ए, इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए सेट बी में से जो भी सेट ए के एलिमेंट कॉमन है उसे हम छोड़कर बाकी बचे एलिमेंट को लिखेंगे। तो सेट बी और सेट ए में जो एलिमेंट सेट बी में कॉमन है 3 4 5, इसे छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 6 7 8, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो देयरफॉर सेट ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, सेट ए माइनस सेट बी इज ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट होंगे एक्स बट सेट बी के एलिमेंट यह एक्स नहीं होगा। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, ए माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, कम्यूटेटिव नहीं होता है जनरल तौर पे। ए माइनस 5 ए माइनस 5 ए ही होगा, 5 माइनस ए 5 होगा। यूनिवर्सल सेट ए माइनस ए, आपको याद रखना है 5 होगा। ए माइनस ए किसी भी सेट में उसी के एलिमेंट को अगर हम माइनस कर देंगे, मतलब किसी भी सेट के एलिमेंट में उसी सेट का एलिमेंट का डिफरेंस निकालना है तो यह 5 होगा, क्योंकि इस केस में ए के सारे यही एलिमेंट हमें छोड़ना होगा। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम फॉर्म, वेन डायग्राम, जैसे अगर हम ए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और बी ले लेते हैं यहाँ पे 4 5 6 7, तो ए माइनस बी हम जानते हैं यहाँ पर 4 5 दोनों में कॉमन है, तो 4 और 5 को छोड़ना होगा और उसके बाद ए का एलिमेंट 1 2 3 यहाँ पर सेट ए एंड सेट बी के डिफरेंस के अंडर होगा। तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम, चूँकि इस दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर दोनों ही सेट ए और सेट बी के सर्कल ओवरलैप होंगे। ठीक है, और ए माइनस बी में जानते हैं 1 2 3, यह पोर्शन जो कि कॉमन, जो दोनों सेट ए का वह पोर्शन जो दोनों में कॉमन है, इसे छोड़कर सेट ए का पोर्शन इसका आंसर होगा। तो इसे हम शेडिंग कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ए माइनस बी शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ए माइनस बी सेट ए में से सेट ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को हमने बाहर कर दिया, तो हम इसे कह सकते हैं देयरफॉर ऑल्सो ए माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए में से सेट ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, जो यहाँ पर रेस्ट बचेगा वह सेट ए एंड सेट बी का डिफरेंस का आंसर होगा। ओके, ठीक है, एंड अगर हम b माइनस ए, तो यह b माइनस बी इंटरसेक्शन ए, इसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और जानते हैं a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a दोनों इक्वल होता है, तो यह a और b के डिफरेंस का आंसर था। कुछ एग्जाम्पल, अगर हम r माइनस क्यू पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि r रियल नंबर का सेट में से अगर हम रैशनल नंबर के सारे नंबर्स को बाहर कर दें तो यहाँ पर t होगा आंसर। ठीक है, होल नंबर में से नेचुरल नंबर निकाल देंगे तो यहाँ पे जानते हैं सिर्फ 0 बचेगा, और इंटीजर्स में से
इंटीजर्स में से अगर हम सारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव नहीं बल्कि यह नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बाहर कर दें तो हमें सिर्फ यहाँ पर, चूँकि Z0+ का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो यह नेगेटिव इंटीजर्स हमें सिर्फ बचेगा, ठीक है। और n-W, तो सारा नेचुरल नंबर बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 5 आंसर होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। अब सेट्स के कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं इसे हम आपको बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट तभी एग्जिस्ट करता है जब वहाँ पर उस सेट्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट प्रोवाइड दिया हुआ होगा, ठीक है। किसी भी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने के लिए हमें वहाँ पर वह सेट का यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट का रहना यहाँ पर ज़रूरी है। जिस सेट्स का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना जाएगा वह सेट के लिए जो अंडर कंसिडरेशन यूनिवर्सल सेट है उसे यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो इफ़ यू, मतलब यह यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ए सेट अंडर यूनिवर्सल सेट, एक सेट है जो इस यूनिवर्सल सेट के अंडर है, ठीक है। देन यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको बताते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक, और सेट ए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया है, ए सेट ले लिया है, एक सेट और ले लेते हैं बी 3 8 9 10। तो दो सेट यहाँ पर अंडर कंसिडरेशन है इस यूनिवर्सल सेट के लिए। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जिसका सिंबल हो जाएगा ए डैश, ए डैश इस तरह से लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम ए डैश लिखते हैं। अब यह ए डैश होता क्या है? तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट, जो उस सेट के लिए कोई यूनिवर्सल सेट है, तो उस यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ए डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब जानते हैं यहाँ पर इस एग्जांपल में यूनिवर्सल सेट में से अगर हम सेट ए का डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट के अंडर सेट ए के सारे एलिमेंट को छोड़कर जो रेस्ट एलिमेंट यहाँ पर बचेंगे उसे लिखना है। तो 1 से लेकर 6 तक हमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर उसके अंडर जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो 7 8 9 10, ठीक है। यह 4 एलिमेंट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल सेट में से, उस सेट के एलिमेंट को आपको माइनस करके, मतलब डिफरेंस निकाल करके लिखना है उसका आंसर, ठीक है। यह यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट but x does not belongs to set A. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट होगा लेकिन सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जैसा कि हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो यह सेट ए का ही वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ए का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सेट ए के इक्वल्स इसका आंसर होगा। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। एम्प्टी सेट, किसी भी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा।
और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 होगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 5 होगा, ठीक है। और दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, और साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। यह दोनों ही लॉ बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसे डी मॉर्गन्स लॉ भी कहा जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसका हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से प्रूफ दे देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10, और ए हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और बी ले लेते हैं 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, यह ए यूनियन बी का आंसर होगा। फिर हम ए इंटरसेक्शन बी का जिक्र किया गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 4 5, इसे लिखते हैं। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट यह भी निकाल लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट जानते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 को छोड़कर 6 7 8 9 10 लिखेंगे। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट यह भी निकाल लेते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 6 छोड़ देंगे तो 1 2 7 8 9 10, 1 2 7 8 9 10, यह बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो देयरफॉर ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का एलिमेंट को हम माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर 1 से लेके 6 तक एलिमेंट को बाहर कर देंगे तो 7 8 9 10, 7 8 9 10, यह इसका आंसर हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कॉमन आपको क्या क्या दिख रहा है आप देख सकते हैं। 7 कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, 7 8 9 10। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के आंसर सेम है। तो ये दोनों इक्वल होता है, जैसा हमने आपको बताया था। यह रिजल्ट यहाँ पर वेरीफाई हो गया है, ठीक है। फिर इसका वैल्यू निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यहाँ यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी 3 4 5, 3 4 5 को छोड़कर 1 2 3 4 5 के बाद 6 7 8 9 एंड 10, इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, तो यहाँ पर ए डैश है और यहाँ पर बी डैश है। तो इन दोनों का यूनियन अगर हम निकालेंगे तो 6 7 8 9 10, तो 7 8 9 10, 6 ऑलरेडी आ चुका है, 1 2। तो आप देख सकते हैं 1 2 6 7 8 9 10, 1 2 6 7 8 9 10, ये दोनों के वैल्यू सेम है, इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह प्रॉपर्टीज़ भी हैं यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के कॉन्सेप्ट्स हमने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे इस लेक्चर को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें। और आप में से बहुत सारे लोग, एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे
वीडियोस को देखते हैं बट हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।